वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम बीएसएफ का सिलेबस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए जो एसआई की वैकेंसी निकली है उसका सिलेबस और साथ में जो पेपर हुए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक बार पेपर 2021 में हुआ है, 2015 में हुआ है, बट 2015 का पेपर है जो मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि बीएसएफ का एग्ज़ाम देने के बाद आपको पेपर प्रोवाइड नहीं करवाया गया है अभी तक, जो मुझे जहाँ तक पता है। और साथ ही साथ जो लोग यदि अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए थे तो वो लोग अभी फॉर्म भर सकते हैं। 7 जुलाई को एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, उसमें फॉर्म फिलअप के लिए डेट है जो बढ़ा दी गई है। आप लोग फॉर्म है जो 25 जुलाई तक है जो फॉर्म को भर सकते हैं। हम पेपर आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हों, एग्ज़ाम का पैटर्न आपको एक बार रिवाइज करके बता देती हूँ, और अपकमिंग टाइम में जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए आपको बुक, पीडीएफ मटेरियल सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मिल जाएगा, मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। और बुक है जो फ्लिपकार्ट पर भी आ गई, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। जो लोग फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर करना चाहते हैं वो फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, और जो लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। बुक आपको सेम है उतने ही दिनों में पहुंचेगी, चाहे आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं कोरियर से। फ्लिपकार्ट से आपको 1 या 2 दिन पहले पहुंच जाएगी, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। अभी मेरे पास जितने भी जो भी लोगों ने बुक मंगवाई है, मोस्ट ऑफ दी त्रिपुरा और एमपी से जो ऑर्डर आए हैं, तो एमपी वालों की बुक जल्दी पहुँच गई है। त्रिपुरा वालों को 8 या 9 दिन का टाइम तक है जो लग रहा है। हो सकता बारिश का वेदर हो, क्योंकि जहाँ तक जितने भी जो भी लोगों के डाउट आए हैं, मैंने जाके कोरियर ऑफिस में पता किया तो यही रीज़न उन्होंने भी बताया है। बट मैं सबको 7 से 8 दिन का समय देती हूँ कि आपको इतने दिन में आपकी बुक है जो पहुँच जाएगी। तो आज हम एसआई का पेपर, स्टाफ नर्स का पेपर सॉल्व करने के पहले देखेंगे कि आपको पैटर्न क्या रहने वाला है और आपको पढ़ना क्या क्या है। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग है जो आपको फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन होना है अकॉर्डिंग टू इस नोटिफिकेशन के, वो होना है आपका रिटन एग्जामिनेशन। क्या है? रिटन एग्जामिनेशन होना है आपका। 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा। ओएमआर बेस्ड आंसर शीट आपको भरनी होगी। ओएमआर बेस्ड आंसर शीट भरनी होगी, जैसी आपको अभी यूपीएससी एसआईसी में दी गई थी। वहाँ पे 150 क्वेश्चन थे, इसमें 100 आने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यदि आपको 2024 के चाहे कहीं के कोई से भी एग्ज़ाम हुए वो आप लोग लगा के देखिए। 2023 तक के यदि आपने सॉल्व कर लिए हैं पेपर तो अच्छी बात है, नहीं किए तो वो भी लगा के देखिए। 3 पार्ट में पेपर होना है। क्वेश्चन पेपर एक ही रहेगा लेकिन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाना है। जीके और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर का होगा आपको। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी 25 नंबर की आनी है। बाकी जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट हैं आपके एमएसएन, नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन, प्रेगनेंसी, लेबर, मिडवाइफरी, चाइल्ड हेल्थ, सब आपके इंक्लूडेड हो जाएंगे। जो आपकी प्रोफेशनल नर्सिंग में आपने 17 सब्जेक्ट पढ़े, बाकी वो 50 उसमें से, वो 25 एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मतलब मान लो कि 75% आपका नर्सिंग कवर करेगा, बाकी 25 जीके जीएस। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन भी कर रखा है, अभी डेट बढ़ा दी गई है, तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज़ अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन सबने ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन आपको अब डाउट है कि जो भी लोग, यदि कुछ लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे तो वो लोग प्लीज़ अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे बीएससी जीएनएम सभी है जो एप्लीकेबल रहेंगे। और यहाँ पर यदि जो एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जिन्होंने यदि सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट पे काम किया हो पीडियाट्रिक या साइकेट्रिक में, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस है जो डिज़ायरेबल में कहा गया है। प्रेफरेंस तो आपको बेस्ड ऑन आपके रिटर्न एग्जाम पर भी रहेगी। तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सभी चीज़ें आपने ऑलरेडी देख रखी हैं। हम यहाँ पे सिलेबस की बात करेंगे कि आपको जो 3 यहाँ पर जो पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होना है, फिजिकल भी होना है, मेडिकल भी होगा आपका। तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट जो सिलेबस ये नोटिफिकेशन आया था तब बताया था। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं हम। पहली फेज़ में आपका रिटर्न एग्ज़ाम होना है, तो जो मैंने आपको सिलेबस बताया है वो सिलेबस है आपका कि क्या क्या आपको पूछा जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, एटलीस्ट 45% तो आने ही चाहिए जनरल कैटेगरी को। अब यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग सेकेंड फेज़, यहाँ पे फर्स्ट फेज़ होगी आपकी क्या, रिटर्न एग्जामिनेशन।
यहाँ पे देखिए, सक्सेसफुल कैंडिडेट इन फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन दैट इज रिटन एग्जामिनेशन विल अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड फॉर सेकेंड फेज। नेक्स्ट जो फेज होगी आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिकेसी टेस्ट होगा, डीवी होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देन आफ्टर आपको है जो नेक्स्ट है जो फेज में आप जाएंगे, तो सेकेंड फेज में जाने के पहले आपको क्या करना है, अपना रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। फिर आपका जो फिजिकल होना है, फिजिकल में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है, आपका डीवी होना है, मेडिकल होना है। तो ये देखिए सबको हाइट वगैरह सब कुछ दी हुई है। जो भी लोग यहाँ पे क्लास देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, 25 जुलाई तक के लिए फिर से वेबसाइट ओपन की गई है, तो आप लोग प्लीज़ अप्लाई कीजिए। और जो लोग BSF का पेपर दे रहे हैं, जो भी लोग BSF का पेपर देने वाले हों, उनके लिए बुक जो मेडिकल नर्सेस की बुक आई है उसमें से भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और जो लोग BSF का पेपर दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे अच्छे पेपर यदि आप बात करें तो यूपी के NHM वाले पेपर, बहुत अच्छा सिलेबस कवर किया जाता है यूपी एग्ज़ाम में। साथ में आपको MP के जो व्यापम के पेपर होते हैं, यदि आप वो सॉल्व कर पाएँ तो वो पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये दो चीज़ें मैंने इसलिए प्रेफर की हैं आपको कि यूपी NHM के और MP ग्रुप 5 के, क्योंकि यहाँ के पेपर बहुत ही ज़बरदस्त पेपर आते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जिसमें 25% नॉन नर्सिंग भी रहती है और 75% नर्सिंग कवर करता है। नर्सिंग के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी लोग, बुक को मैंने बता दिया, और जो लोग ये BSF का पेपर दे रहे हैं उनको मेरी तरफ से सभी के लिए BSF का जो पेपर है मेरे पास वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरवर्ड किया जाएगा। आप लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करेंगे, आपको एक ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें आपको BSF का जो स्पेशली ये पेपर है जो आपके लिए अपडेट किया जाएगा। 2021 का मेमोरी बेस्ड है, इसलिए वो मैं यहाँ पे आपको अभी प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगी। चलिए आज का पेपर हम सॉल्व करते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन है, जैसा सिलेबस है उसी के, और 25% 75 ही मानिए आप अपनी नर्सिंग को, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने नर्सिंग में ही पढ़ी हो। जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए सबसे अच्छी बुक होगी यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे अच्छी और बेस्ट बुक है आपके लिए रोस एंड विल्सन की। रोस एंड विल्सन की जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, कलर्ड बुक रहेगी, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो रहेगी। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इस पेपर को। हम पूरे 100 क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पेपर हम एक बार पढ़ चुके हैं, बट फिर भी जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए यहाँ पर और चीज़ें डिटेल में बता दी जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ग्लैंड अर्लीस्ट अपीयर इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो पीरियड में सबसे अर्ली है जो डेवलप होने वाली ग्लैंड कौन सी है। ऑप्शन में है यहाँ पर पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या फिर ओवरी। कौन सी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है जो सबसे पहले अपीयर होती है, बनती है, सबसे पहले बनने वाली ग्लैंड होती है कौन सी, थायराइड। कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड। अब एक काम करना कब से स्टार्ट करती है एम्ब्रियो पीरियड में, भी आपको आता है कि जो एम्ब्रियो पीरियड में काम करना मतलब फंक्शनिंग में कब से आएगी थायराइड ग्लैंड। तो ये जनरली आती है, सबसे पहले तो बनती है लेकिन इनिशियल प्रेगनेंसी में थायराइड ग्लैंड है जो जनरली अप्रॉक्सीमेट 24th डे में, तो जेस्टेशनल पीरियड होता है यहाँ पर। आप यहाँ पे 3 वीक मान सकते हैं, 3 और 4 वीक, लेकिन 24th डेज तक क्या होती है, बन जाती है, बनना स्टार्ट हो जाती है। फंक्शनिंग की बात करें हम तो आई थिंक 12th वीक में अपना है जो काम करना भी स्टार्ट कर देती है। क्लियर। डेवलप का पूछे यदि यहाँ पर, फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एम्ब्रियो में डेवलप होती है। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है वही है कि फर्स्ट ग्लैंड जो सबसे पहले डेवलप होती है वो क्या होती है, वो होती है थायराइड। कौन सी, थायराइड। अब यहाँ पर ये जो थायराइड ग्लैंड है सबसे पहले बनी, काम करना स्टार्ट कब करती है, 12th वीक में। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एक्यूट डायरियल अटैक। एक्यूट डायरियल अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी, कॉर्नीबैक्टीरियम या फिर इकोलाई। क्या है सबसे कॉमन और मेन रीज़न एक्यूट वाटरी डायरिया के अटैक के लिए। डायरिया कंसीडर कब किया जाता है, जब 3 या फिर 3 से ज़्यादा बार है जो
लूज मोशन हो जाए, लिक्विड फॉर्म में स्टूल पास हो, तो वो कहलाता है डायरिया। विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी, कॉर्नीबैक्टीरियम और इकोलाई। कौन सा यहाँ पर सबसे कॉमन है जो रीजन होगा? एक तो होता है रोटावायरस। रोटावायरस भी डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन रोटावायरस बच्चों में है। किसमें है? बच्चों में है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है, क्या है यहाँ पे, क्या पूछा गया है? तो वो है डायरियल अटैक के लिए विब्रियो कोलेरा। क्या है? विब्रियो कोलेरा। इसका एक फीचर एग्जाम में आता है जो कोलेरा का, वो होता है राइस वाटर स्टूल। क्या है? राइस वाटर स्टूल। साल्मोनेला टाइफी से होगा टाइफॉइड और एंट्रिक फीवर। इसमें अफेक्ट क्या होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आपको मीनिंग है जो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी से क्या होगा? टाइफॉइड और एंट्रिक फीवर। इसका एक जो क्लासिकल फीचर होता है वो होता है पी सूप स्टूल। मैंने यहाँ पे इनके क्लासिकल फीचर लिख दिए। कॉर्नीबैक्टीरियम, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से क्या होता है? डिप्थीरिया। क्या होगा? डिप्थीरिया। ये फैलता कैसे है? तो ये ड्रॉपलेट, क्या है? ड्रॉपलेट है। साइन सिम्टम की बात करें तो कॉमन कोल्ड टाइप के ही सिम्टम इसमें होते हैं डिप्थीरिया में, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से सर्दी खांसी जुकाम टाइप। टेस्ट की बात करें हम तो डिप्थीरिया के लिए टेस्ट किया जाता है कौन सा? सिक टेस्ट। साल्मोनेला टाइफी को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है? विडाल टेस्ट। अब नेक्स्ट आता है इकोलाई। तो इकोलाई भी है जो एक रीज़न हो सकता है यूटीआई के लिए। इसका एक मेन रीज़न तो क्या होगा? यूटीआई के लिए है जो इकोलाई है जो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, कभी कभी डायरिया के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट्स आर। तो हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट्स कौन से हैं? सैडल जॉइंट्स हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, प्लेन जॉइंट या फिर हिंज जॉइंट। कौन से हिप एंड शोल्डर जॉइंट? तो हिप और शोल्डर जॉइंट है यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। क्या है? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। देखिए यहाँ पर ये रहे जो शोल्डर जॉइंट हो गया। यहाँ पर कहाँ पे रहेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। जॉइंट कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है बॉल एंड सॉकेट, मतलब बॉल टाइप से फिक्स हो जाए तो वो होता है शोल्डर जॉइंट में। और हिप जॉइंट के यहाँ पर कौन से? बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट कौन से? शोल्डर और हिप जॉइंट। क्लियर? हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कहाँ पे है? तो वो है आपके नी में। कहाँ पर? नी में और एंकल जॉइंट में। यदि पूछा जाए आपसे नी जॉइंट और एंकल जॉइंट कौन से, तो हिंज जॉइंट। पाइवॉट जॉइंट, पाइवॉट जो ज़्यादा मूव नहीं होते हैं वो हो गए एटलस एंड एक्सिस। नेक के यहाँ पर रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया। अब यहाँ पे आपका आता है ग्लाइडिंग, मतलब दो के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर ग्लाइड करना, तो वो होता है सबटैलर और इंटरटॉर्सल जॉइंट। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मच विल बी 25% ऑफ ₹10। तो 10 रुपये का, यहाँ पर 10 रुपये का 25% कितना होगा? 2.50 रुपीज़, 2.80, 3.6 या फिर 2.90। 10 रुपये के 50 कितने हो गए? 5। अब उस 50 में के 25 कर दिए तो कितने हो गए? 2.5 रुपये। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? 2.5 रुपीज़। नेक्स्ट है आपको विच एनर्जी इमीडिएट सोर्स फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इमीडिएट एनर्जी इफेक्ट है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो क्या है? एक्टोमायोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे एटीपी है, कंफ्यूज नहीं होना है। एटीपी साइकिल हमने पढ़ी है 12th में खूब, यूरिन साइकिल पढ़ी, एटीपी साइकिल पढ़ी है। फॉस्फोक्रिएटिन या फिर ट्रोपोनिन मसल के लिए जो एटीपी है, क्या है? एटीपी। तो ये एटीपी क्या है यहाँ पर? सबसे फास्टली मसल्स में, क्या है? सबसे फास्टली मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कौन देगा? वो होगा एटीपी। देखिए यहाँ पे मसल प्रोटीन क्या है? मायोसिन और एक्टिन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यदि पूछे प्रोटीन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा है एनर्जी देने वाला सोर्स है मसल्स के लिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मसल के प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। लेकिन मसल्स में जो एनर्जी आएगी जब भी तो यहाँ पे कुछ काम होगा तो वो देगा एटीपी।
मायोसिन एटीपीज इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम टेकिंग पार्ट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे डायरेक्ट यदि आपको मायोसिन या एक्टिन नहीं दिया गया है, जो कि एक प्रोटीन है मसल्स के, तो यहाँ पर आपको एटीपीज, जो मायोसिन एटीपेज हैं, क्या है, मायोसिन एटीपेज हैं, जो कि एज ए एंजाइम के तौर पे काम करेंगे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में। मसल्स में दो मेन मेजर प्रोटीन होते हैं, नाम याद रखें, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोटिन। ईच एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट हैविंग 2F और फिलामेंटस सेक्शन। ये आपको ये सब चीज़ें याद रखना है जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट वन, विच पोजीशन इज फेवरेबल फॉर इंट्रावीनस पाइलोग्राफी। यदि किसी पर्सन की इंट्रावीनस पाइलोग्राफी की जानी है तो बेस्ट पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पर जो बेस्ट पोजीशन होगी पाइलोग्राफी के लिए वो क्या होगी। पाइलोग्राफी है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तब आप बता पाएंगे। पाइलोग्राफी क्या है। पाइलोग्राफी का मतलब होता है कि एक तरीके का डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि रीनल, पेल्विस और यूरेटर को चेक करने के लिए किए जाते हैं, और इसके लिए पोजीशन दी जाएगी वो होगी सुपाइन पोजीशन। क्या होगी, सुपाइन पोजीशन। लेफ्ट लेटरल दी जाती है, या तो मरीज अनकॉन्शियस हो, ओरल केयर की जानी हो, या फिर लिथोटॉमी। तो लिथोटॉमी जितने भी रिप्रोडक्टिव एग्जामिनेशन वगैरह होने हैं उसमें यूज़ की जाती है। ट्रेंड लाइन वर्ग, तो ट्रेंड लाइन वर्ग पोजीशन का यूज़ किया जाता है जब या तो आईसीपी बढ़ा हुआ हो या फिर यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा हो, ऐसे केस में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पाइलोग्राफी के लिए बेस्ट पोजीशन क्या होगी, वो होगी यहाँ पर आपकी सुपाइन पोजीशन। एक तरीके का एक्सरे होता है पाइलोग्राफी का, एक तरीके का एक्सरे है जिसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का है जो चेक किया जाएगा कि जो एक सब्सटेंस आपको क्या किया जाएगा, आईवी रूट से इंजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंट्रावीनस पाइलोग्राफी पूछी गई है। सब्सटेंस आपको इंजेक्ट किया जाएगा आईवी रूट के थ्रू, देन आफ्टर आपको एक्सरे किया जाएगा कि जो यूरिन है पूरे प्रॉपर तरीके से किस तरीके से काम, आपकी किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, यहाँ पे कुछ अलग चेंजेस देखने को तो नहीं मिल रहे हैं, वो कहलाएगा आपका क्या, पाइलोग्राफी। नेक्स्ट वन, काल चक्र सेरेमनी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। काल चक्र सेरेमनी किस धर्म से रिलेट करती है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर इस्लाम। तो काल चक्र है ये तो किससे है, बुद्धिज्म से रिलेट करेगा, किससे, बुद्धिज्म से। यहाँ पे मैंने लोगो बनाए हुए हैं। नेक्स्ट वन, द प्रोसीजर द नर्स वुड यूज टू, एक चीज़ और दिमाग में रखें आप अपने, जो लोग इस बार पेपर दे रहे हैं, हो सकता है उनको जीके जीएस जो एप्टीट्यूड वगैरह आना है 25 नंबर का, उसमें आप न्यूज़ वगैरह अभी से देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी आपको एग्जाम डेट नहीं आई है, 25 तारीख तक तो फॉर्म ही भरे जाने हैं। और जो लोग चाहते हैं बिल्कुल अंदर से, आपको लगता है कि आपको बीएसएफ में एसआई की पोस्ट पे जाना है नर्सिंग में, तो वो लोग अभी से अपनी फिजिकल ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दें। जो रिटर्न टेस्ट होता है बीएसएफ का उतना हार्ड नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप वो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिकल के लिए आप लोग तैयारी अभी से कीजिए। यदि इनकेस भगवान ना करे जिसका ना हुआ, लेकिन उनके लिए एक चीज़ का प्रॉफिट जो रहेगा कि उनकी जो फिजिकल फिटनेस है आगे किसी और एग्ज़ाम में आपके काम आएगी। मेडिकल बनवाने जाएंगे तब आपका सही सर्टिफिकेट जरूर। द प्रोसीजर नर्स शुड यूज टू सेक्शन और न्यूबॉर्न बेबी वुड बी, तो यहाँ पर एक प्रोसीजर है, जैसे ही आफ्टर न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो यहाँ पे सेक्शनिंग की जानी है। कैसे करेंगे, फर्स्ट सेक्शन टू नोज, फर्स्ट सेक्शन टू माउथ, साइमल्टेनियसली नोज एंड माउथ, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, यदि ऑप्शन थर्ड में आप मार्क करते हैं न्यूबॉर्न बेबी में सेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले क्या किया जाता है, माउथ सक्शनिंग, देन आफ्टर द नोज। ऐसा इसलिए ताकि बेबी है जो एस्पिरेट ना कर जाए, किसको, जो फ्लूड है, मेकोनियम फ्लूड है, जो एमनियोटिक फ्लूड है, बेबी उसको एस्पिरेट ना कर जाए। और यदि एस्पिरेट कर गया तो मेकोनियम स्टेन की कंडीशन डेवलप होगी, बच्चे को आरडीएस भी डेवलप हो सकता है। तो ऐसे केस को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, माउथ की सक्शनिंग, देन आफ्टर द नोज। एज सुन एज बेबी डिलीवर होता है, कॉर्ड कटिंग बाद में की जाती है, पहले
बच्चे के लिए क्या है, सक्शनिंग यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन अ पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस द फिजिशियन विल प्रिस्क्राइब, यदि किसी मरीज को टीबी हुई है कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब की जाएगी, पेनिसिलिन, आइसोनियाजिड, मेट्रोनिडाजोल या फिर कोडीन सल्फेट, क्या दे देंगे डॉक्टर। तो यदि मरीज को यहाँ पे टीबी है तो टीबी की जो एंटी ट्यूबरकुलर फर्स्ट लाइन ड्रग है, क्या है, टीबी की जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है उसमें आती है आइसोनियाजिड, क्या होगी, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल। तो यहाँ पर ये 5 ड्रग क्या की जाएंगी, प्रिस्क्राइब की जाएंगी। अब यहाँ पर जो एक डॉट्स रेजिमेन होता है वो भी यहाँ पे आपका इंक्लूडेड हो जाएगा। तो यदि आपको एग्ज़ाम में क्या है, यदि आपको एग्ज़ाम में पूछे तो आइसोनियाजिड की जगह कोई सी भी 5 में से ड्रग हो, आइसोनियाजिड हो गया, रिफाम्पिसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई या फिर इथनामाइड हो गई, तो यहाँ पर इन ड्रग में से यदि कोई और अदर ड्रग है तो आप उसको मार्क है जो नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन यदि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आइसोनियाजिड से आँखों में प्रॉब्लम के चांसेस होंगे, रिफाम्पिसिन है तो ऑरेंज कलर की यूरिनेशन पास हो सकती है, एक साइड इफ़ेक्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो ये आपके जो 7th क्रेनियल नर्व है उसको डैमेज करके आपको क्या कर सकती है, बहरा कर सकती है, को डैमेज करके क्या कर सकती है, आपको बहरा कर सकती है, ऑटोटॉक्सिसिटी जिसको आप कहेंगे वो कॉज कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ सस्पेक्टेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज एडवाइज्ड फॉर यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कलेक्ट द स्पेसिमेन फ्रॉम। तो यहाँ पर यदि किसी मरीज को यूटीआई हुआ है, क्या है, सस्पेक्ट है मरीज की उसको यूटीआई है, तो यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए टेस्ट किया जाना है, तो जो स्पेसिमेन कलेक्ट करना है मतलब यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है तो कब करेगा, फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, मिडिल स्ट्रीम ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, लास्ट स्ट्रीम ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर या फिर फुल वॉल्यूम ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। तो यहाँ पर कब है जो यूरिन पास करेगा, यदि यूटीआई के लिए चेक करना है, यूटीआई के लिए यदि हमें चेक करना है, यदि ब्लड शुगर ग्लूकोज के लिए किया जाता है तो फर्स्ट वॉइडिंग यूरिन होती है, लेकिन यूरिन में ही जो यूरिन पास करते इनिशियल यूरिन पास आउट होती है उसका नहीं, जो मिडिल में जो यूरिन पास करते करते बीच में जब यूरिन पास होती है वो मिडिल स्ट्रीम यूरिन को क्या करना है, हमें कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, प्रिवेंट फूड ड्रॉप फॉर लॉन्ग टाइम, बेड रेस्ट, क्लाइंट, नर्स विथ सपोर्टिव डिवाइस द यूज ऑफ। तो यदि किसी मरीज को फूड ड्रॉप की कंडीशन हुई है, फूड ड्रॉप को हमें प्रिवेंट करना है, यदि जो लोग लंबे समय तक बेड रेस्ट करते हैं तो सपोर्टिव डिवाइस क्या होगी, ट्रैक्शन, स्प्लिंट, क्रैडल या फिर रेलिंग्स। मैंने आपको कुछ दिन पहले जो यहाँ पे बताए थे कि फूड ड्रॉप की कंडीशन में जो पेरोनियल नर्व कंप्रेस होती है, वो जैसे ही पैर नीचे की तरफ रखेंगे दर्द होगा। अब जो लोग लंबे समय से बेड रेस्ट कर रहे हैं तो उनको फूड ड्रॉप की कंडीशन डेवलप हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, स्प्लिंट। क्या यूज़ किया जाएगा, स्प्लिंट। नेक्स्ट इज, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकिंग हियरिंग एंड विजुअल डिसेबिलिटी टू ग्रेजुएट। पहली महिला कौन थी, पहली जो गूंगी, बहरी और विजुअल डिसेबल महिला कौन थी जो ग्रेजुएट हुई थी, हेलन केलर, पीट टाउनसेंड, थॉमस एडिसन या फिर जॉनी रे। बता दूं कि जो इस तरीके के आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, जो 25 क्वेश्चन रहेंगे आपको पूरे पेपर में, तो वो आपको इस बार जो पेपर होना है आपको अलग से 25 नंबर का सेक्शन दिया जाएगा, लेकिन इस पेपर में मैंने क्या है पूरे मिक्स करके क्वेश्चन रख दिए हैं। थोड़ा सा आपको अलग सा भी फील होता होगा, बट कोई नहीं, ये पुराना पेपर है लेकिन इसमें आपको नर्सिंग के क्वेश्चंस पे आप फोकस कीजिए। आपको हो सकता है किसी राइटर की बुक पूछ लें इस बार, फेमस राइटर की, तो वो थी हेलन केलर। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। तो सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है, जामा मस्जिद, मक्का मस्जिद, बाबरी मस्जिद या फिर मोती मस्जिद। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो है जामा मस्जिद। क्या है, जामा मस्जिद लार्जेस्ट मस्जिद है जो कि दिल्ली में है। मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाई थी 1650 से 1656 के बीच में। नेक्स्ट वन,
A child admitted for surgical correction due to congenital megacolon type of enema should be used. यदि बच्चे को congenital megacolon हुआ है, मतलब रिस्प्रिंग्स, यहाँ पे आपने जो मेगाकोलॉन, congenital megacolon में क्या है, रिस्प्रिंग सेल्स एब्सेंट रहेंगी, बच्चे का जो मेकोनियम स्टूल है जो पास नहीं होगा, तो जो एनीमा दिया जाएगा सर्जिकल करेक्शन के लिए तो वो क्या होगा, ऑयल एनीमा, सोप वाटर, फॉस्फेट हेपर, आइसोटोनिक सलाइन एनीमा। चाइल्ड एडमिटेड फॉर सर्जिकल करेक्शन ड्यू टू कंजेनाइटल मेगाकोलॉन में, कंजेनाइटल मेगाकोलॉन में क्या होगा कि जो ओपनिंग है वो नहीं होगी, रिस्प्रिंग सेल्स हैं जो मेगाकोलॉन सेल्स है क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, गैंग्लियोनिक सेल्स, उसके कारण तो यहाँ पे सर्जरी करके ठीक किया जाएगा। और जो एनीमा दिया जाएगा यहाँ पर वो होगा आइसोटोनिक सलाइन एनीमा। नेक्स्ट वन, प्रोस्टेट मिडिल लोब इज सिचुएटेड बिटवीन, प्रोस्टेट मिडिल लोब कहाँ पे होगा, रेक्टम एंड सेमिनल वेसिकल्स के बीच में, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट, प्यूबिस एंड इजैकुलेटरी डक्ट, रेक्टम एंड प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कहाँ पे होगा, प्रोस्टेट मिडिल लोब, तो ये होगा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट के बीच में। जो 12 मिडिल लोब वॉज, मिडिल लोब किससे, 12 टिब्यूल से मिलके बनेगा, किससे, 12 टिब्यूल से मिलके बनेगा। और इस मिडिल लोब का जो प्रेजेंस रहेगा, मतलब ये कहाँ पे होगा, तो ब्लैडर और इजैकुलेटरी डक्ट के बीच में। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ इंसिजन इज डन इन द क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, तो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन में कौन सा इंसिजन दिया जाता था, वर्टिकल इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ट्रांसवर्स इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लॉन्गिट्यूडनल इन अपर यूट्राइन सेगमेंट या फिर ट्रांसवर्स इन अपर यूट्राइन सेगमेंट। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन क्या है, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन है जो पहले होती थी, प्रीवियस डेज में बहुत होती थी, लेकिन अभी जो लो वर्टिकल और क्लासिकल इंसिजन है या फिर क्लासिकल जो यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन किया जाता था, यहाँ पे किस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल एंड अपर यूट्राइन सेगमेंट में यहाँ पे क्या किया जाता था, जो कट है लगाया जाता था। और भी नावाडेज जो होती है वो कौन सी होती है, लोअर ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसको LSCS के नाम से आप जानते हैं। पहले अपर यूट्राइन सेगमेंट में कट लगाया जाता था, अभी लोअर में लगाया जाता है। नेक्स्ट वन, मॉर्निंग सिकनेस डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ, मॉर्निंग सिकनेस और जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन है कब डिसअपियर हो जाती, फर्स्ट मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ। जनरली हमने पढ़ा है 3 to 4 मंथ में, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस है जो डिसअपियर होने लगती है। तो एंड ऑफ द पूछा है, 4th का एंड करेंगे तो 5th ऐड होगा आपका, यदि आपको 3 मंथ और 4 में कंफ्यूज हो तो एंड ऑफ द 3 मंथ क्या है, एंड ऑफ द 3 मंथ में मॉर्निंग सिकनेस डिसअपियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियल प्रेगनेंसी में जो HCG हार्मोन है, क्या है, HCG हार्मोन, ये जो HCG हार्मोन है यही इस मॉर्निंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस HCG हार्मोन के कारण क्या होती है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, क्या है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की जो कंडीशन डेवलप होती है वो। तो यहाँ पर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में हार्मोन पूछे तो वो क्या है, HCG हार्मोन, और ये जनरली 3 मंथ का एंड और 4th की स्टार्टिंग में डिसअपियर होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे एंड ऑफ द क्या होगा आपका, 3 महीने। नेक्स्ट वन, विच ड्रग कॉज द साइड इफेक्ट रिफर्ड टू एज अ ग्रे बेबी इन न्यूनेट, कौन सी ड्रग से ग्रे बेबी सिंड्रोम डेवलप होगा, क्लोरामफेनिकोल से, MgSO4 से, अमीकासिन या फिर ऑक्सीटोसिन से। तो इन 3 में से तो किसी से नहीं होगा, वो क्लोरामफेनिकोल जो कि एक एंटीबायोटिक ड्रग है, जिसके कारण बच्चे की बॉडी है जो साइनोसिस डेवलप होने के कारण फीटल टॉक्सिक अफेक्ट डेवलप होगा, क्या कहलाता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। इस केस में होगा क्या कि बच्चे का जो लीवर है क्या है, फर्स्ट कपल ऑफ वीक तक तो ये ड्रग कुछ नहीं करेगी, लेकिन यदि लंबे समय तक बच्चे को दी जाती है तो बच्चा कैसा होगा, साइनोटिक टाइप का दिखने लगेगा, और उसी सिचुएशन को कहा जाता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। यहाँ पर तो क्या होगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम होगा किससे, क्लोरामफेनिकोल के यूज़ करने से बेबीज में। नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ प्यूपिल वेरीज बिटवीन, तो जो प्यूपिल्स की साइज है यहाँ पर कितनी रेंज में हो सकती है,
3 to 5 mm, 2 to 6 mm, 1.5 to 8 mm या फिर 1 to 10 mm तक। एक जो एवरेज एक आइडियल यहाँ पे नहीं पूछी है, यहाँ पर रेंज पूछी है कि कितने के बीच में हो सकती है, तो वो होती है 1.5 to 8 mm की साइज़ में। देखिए 2.5 mm to 4 mm तक डिपेंड करता है एल्यूमिनेशन पर। मतलब एल्यूमिनेशन का मतलब होगा यहाँ पर कि जो लाइट है कितनी तेज़ पड़ रही है उस पर डिपेंड करेगा। जब लेकिन जो मायोटिक प्यूपिल्स मतलब जिनको नियर विज़न की प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होगा कि जो प्यूपिल्स की साइज है कैसी होती है, कम होगी, लेस देन 2 mm से भी कम होगी। माइड्राटिक मतलब जब जो प्यूपिल हैं कैसी होंगी, इसमें डायलेटेड प्यूपिल होगी तो 7 mm से ज़्यादा तक है जो साइज जा सकती है। देखिए डायलेटेड प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्टेड में क्या प्यूपिल सिकुड़ेगी, वहाँ की जो डायलेटेड है इसमें क्या होगी, साइज बड़ी हुई दिखेगी। तो यहाँ पर दोनों में एक डिफरेंस बताया गया है। तो रेंज हो सकती है वो होगी 1.5 to 8 mm के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पर इन ह्यूमन बॉडी विच आर्टरी इज द लॉन्गेस्ट फाउंड। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी आर्टरी कौन सी, अओर्टा, वेना केवा, कैपिलरीज या फिर वेसिकल्स। तो यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट जो आर्टरी है वो कहलाती है अओर्टा, जो कि 45 सेंटीमीटर की होगी। कितनी, 45 सेंटीमीटर तक की होगी। तो यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट आर्टरी पूछे तो अओर्टा बताना है, और सबसे स्मॉलेस्ट पूछे तो क्या होगा, आर्ट्रियोल। क्या होगा, आर्ट्रियोल। नेक्स्ट है यहाँ पर विच सेल्स ऑर्गेनेल्स कॉल्ड पावर हाउस। तो कौन से सेल्स ऑर्गेनेल हैं जो पावर हाउस कहलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर न्यूक्लियस। सेल्स के जो अलग अलग पार्ट हैं उनका अलग अलग काम भी होता है। तो यहाँ पे पावर हाउस पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया, यदि यहाँ पे पूछे कि प्रोटीन के लिए तो वो होगा राइबोसोम्स। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। बॉडी की फंक्शनल यूनिट पूछे तो वो भी क्या होती है, सेल्स होगी। तो जो भी लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं चैनल पर, और जो लोग इस पेपर को इसी फॉर्मेट में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी को मैं PDF में कन्वर्ट करके जो भी लोग PDF चाहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जो भी लोग अपकमिंग BSF एग्ज़ाम देने वाले हैं मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करना, मैसेज करना, मैं आपको इसकी PDF है जो फॉरवर्ड कर दूँगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ओमेंटम आर द फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम सस्पेंडिंग। ओमेंटम नाम आपने सुना होगा, जो ओमेंटम है यहाँ पर फोल्ड होंगे। तो ये कहाँ पे होंगे, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल विसरा या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ का पार्ट है ओमेंटम, तो ये पार्ट होगा स्टमक का। ये देखिए यहाँ पर स्टमक, जो फोल्ड्स होते हैं किसमें, स्टमक में, वो कहलाते हैं ओमेंटम। ओमेंटा आर सीट्स ऑफ विसरल पेरिटोनियम, जो कि स्टमक और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से लेकर अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स तक रहेंगे। लेज़र भी होते हैं और ग्रेटर ओमेंटम भी होंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एरियाज के यहाँ भी रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर स्टमक के यहाँ पे होते हैं कौन से, लेज़र, और जो इंटेस्टाइनल एरिया होता है वहाँ पर ग्रेटर ओमेंटम। फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट कनेक्ट्स द स्टमक विथ अनदर विसरल ऑर्गन। पेरिटोनियम के फोल्ड्स हैं जो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ओमेंटम। नेक्स्ट वन, द सीक्रेशन ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बाय द प्लेसेंटा इज मैक्सिमल ड्यूरिंग। तो मैंने अभी आपको जो अर्ली क्वेश्चन था वहाँ पे था कि जो वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में, नोजिया होगा, मॉर्निंग सिकनेस होगी, उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब यहाँ पर जो HCG हार्मोन है प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किया जाएगा। सबसे ज़्यादा सीक्रेशन इसका कब होगा, लेट जेस्टेशनल पीरियड में, मिड इम्प्लांटेशन या फिर अर्ली। तो ये रिलीज़ होता है इम्प्लांटेशन के दौरान नहीं होगा, ये रिलीज़ होता है जनरली अर्ली प्रेगनेंसी में और अर्ली जेस्टेशनल पीरियड में। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शुरू के फर्स्ट मंथ से लेके सेकेंड थर्ड मंथ तक, आफ्टर दैट डे अपने आप डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन को रिलीज कौन करता है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स, याद रखना है आपको, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है HCG के लिए।
एससीजी हार्मोन है, इसके लिए कौन रिलीज करता है? सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट वन, एट बर्थ इन्फेंट्स आर कवर्ड विथ ग्रे वाइट मैटर कॉल्ड। हो सकता है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि अपकमिंग एग्जाम में आपको हो सकता है ऑनलाइनर की जगह बड़े बड़े क्वेश्चंस दे दिए जाएं, जैसा ESIC में आपको आए थे। कुछ क्वेश्चन बच्चों को समझ में ही नहीं आए हैं, तो यहाँ पे इस बार आपको BSF में ऐसा आई होप कि ना हो, लेकिन यदि इनकेस होता है तो जो भी क्वेश्चंस आपसे पहले बनते हैं आप लोग वो करना कि BSF का पेपर यदि ESIC के लेवल पे आ गया तो पता है मुझे कि बहुत सारे बच्चे 2 घंटे में कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि BSF के एग्ज़ाम में 45% आपके पासिंग मार्क्स चाहिए। उसके बाद आपका फिजिकल, क्योंकि जो रिटर्न निकाल लेंगे वो फिजिकल में रह जाएंगे। यहाँ पे आपके पास अच्छा ऑप्शन है, भले वैकेंसी कम है तो आप निकाल सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड। हो सकता है जैसे क्वेश्चन 24 में कहा है कि बच्चे की बॉडी पे वाइट कलर का जो कवरिंग सब्सटेंस है वो क्या है, तो यदि आपको बहुत घुमा घुमा के भी पूछेंगे, हो सकता है आपको ऐसा पूछा जाए कि बच्चे की बॉडी पर वाइट ग्रे कलर का सब्सटेंस है जो उसको एज अ प्रोटेक्टर के तौर पे काम करेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो न्यूबॉर्न बेबी की पूरी बॉडी पर है जो एज अ प्रोटेक्टर का काम करेगा, वो क्या कहलाएगा? लेन्यूगो। तो लेन्यूगो होते हैं जो फाइन टिनी हेयर होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ की बॉडी पर, वो हैं। वर्निक सेजोसा, मतलब वही जो वाइट चीज़ी सब्सटेंस होगा। वाइट ग्रेविडेरम या फिर ऑयल सीबम। तो ऑयल सीबम नहीं है, ऑयल सीबम अलग होते हैं जो छोटे छोटे सिस्ट काइंड ऑफ रहेंगे, वो हैं। तो यहाँ पर जो वाइट मैटर सब्सटेंस होगा जो कवर करता है बॉडी को, वो क्या कहलाएगा? वर्निक सेजोसा। नेक्स्ट वन, गिफ्ट ऑफ नाइल कॉल्ड विच कंट्री। तो किसको है जो नील का गिफ्ट कहा जाता है? चाइना, इंडिया, इराक या फिर इजिप्ट। तो नील नदी है, किसके लिए वरदान की तरह है? तो है इजिप्ट के लिए, तो मिस्र के पिरामिड है वहीं पर। नेक्स्ट वन, विच मॉस्क्यूटो इज स्प्रेड बाय डिसीज काला अजहर। कौन से मॉस्क्यूटो के द्वारा जो एक डिसीज फैलती है काला अजहर? सैंड फ्लाई, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई या फिर बेडबग्स। विच मॉस्क्यूटो इज स्प्रेड बाय द डिसीज काला अजहर। तो वो होती हैं सैंड फ्लाइज। क्या है? सैंड फ्लाई। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ डाइट दैट अ नर्स शुड सजेस्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट वुड बी। यदि किसी को डायबिटीज़ हुआ है, हाई शुगर लेवल है, कौन सी डाइट उसको सजेस्ट करी जाएगी? लो कार्बोहाइड्रेट, लो विटामिन डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट या फिर हाई फैट डाइट। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, जो ब्लड शुगर लेवल है और बढ़ेगा, मरीज है जो सीधा भगवान को प्यारा हो सकता है, तो ये नहीं करना है। जो डायबिटिक पेशेंट की डाइट हमेशा डिसाइड की जाती है लो कार्बोहाइड्रेट रहती है हमेशा। ऐसी लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट उसको दी जाएगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? कम अमाउंट में होगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट वन इज गट इज़म। तो गट क्या है? डिजनरेटिव डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है गट? तो गट है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें जो आपकी बॉडी में किसका डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है? यूरिक एसिड का। किसका होगा? यूरिक एसिड का डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है। तो गट में जो बार बार सीवियर इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर के तौर पे भी इसको माना जाता है, जो आपके ब्लड सीरम में यूरिक एसिड जब ज़्यादा होता है तो एज अ क्रिस्टल के फॉर्म में जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे जमा हो सकता है, स्पेशली नी, एल्बो, एंकल के यहाँ पर, जो फेरेंजियल जॉइंट है यहाँ पर, तो यूरिक एसिड क्या होगा? जमा होगा। इसके कारण इन्फ्लामेशन तो होगा ही, साथ ही साथ जो जॉइंट्स पेन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी। तब यहाँ पर एक ड्रग है जो यूज़ की जाती है, उसका नाम होता है एलोप्यूरिनॉल। क्या होता है? एलोप्यूरिनॉल, जो कि हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन डेवलप हुई है और गट की कंडीशन हुई है, तो इस जो यूरिक एसिड उसको बॉडी से क्या करेगी? फ्लश्ड आउट करेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ अ इन्फेंट आफ्टर बर्थ में रेंज फ्रॉम। अब यहाँ पे आपको हार्ट रेट पूछी है न्यूबॉर्न बेबी की आफ्टर द बर्थ। यदि रेस्पिरेटरी रेट पूछें तो आपको याद रखना है 16 to 20। अभी ये आया था ESIC के पेपर में। तो यहाँ पर नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है न्यूबॉर्न इन्फेंट की?
100 एंड 180, 130 एंड 170, या फिर 120 से 160 और 100 से 130। तो जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी होगी, पल्स रेट। रेस्पिरेटरी रेट भी इन्फेंट में पूछ सकते हैं और पल्स रेट भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर एडल्ट के लिए 16 से 20, जो इन्फेंट रहेंगे उनकी 40 to 60 के बीच में रहती है, 40 से 60 के बीच में, क्योंकि बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। वैसे ही इन्फेंट में जो पल्स रेट है और हार्ट रेट वो भी ज़्यादा होती है, 120 से 160 तक। यदि इससे कम जाती है तो RDS की कंडीशन बच्चे में डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट वन, बेड सेल्स इन द ब्रेन आर फाउंड इन। तो जो बेड सेल्स हैं ब्रेन में कहाँ पे पाई जाती हैं, थैलेमस में, सेंसरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स या फिर सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स में। तो बेड सेल्स हैं जो कि एक तरीके की पिरामिडियल सेल्स होती हैं। 5th लेयर होती है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की, वहाँ पे पाई जाएंगी। क्या है, 5th लेयर होती है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की, वहाँ पे पाई जाएंगी। तो ये देखिए क्या है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, जहाँ पर बेड सेल्स हैं जो प्रेजेंट रहेंगी। कौन सी, बेड सेल्स। और ये टाइप ऑफ न्यूरॉन दिए गए हैं, पिरामिडियल न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसाइट्रोसाइट, बेड सेल्स और माइक्रोग्लिया, ये सभी न्यूरॉन्स के टाइप हैं। तो यहाँ पर यदि आपको पूछा है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में क्या है, तो वो होती हैं बेड सेल्स। नेक्स्ट वन, द फेवरेबल फीमेल पेल्विस फॉर नॉर्मल डिलीवरी। इसका क्वेश्चन का आंसर सबको पता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर की तरफ हम जाएंगे, वो कि गायनेकॉइड पेल्विस। देखिए 4 तरीके की पेल्विस होती हैं, इनलेट अलग अलग होती है। गायनेकॉइड जो कि मोस्ट कॉमन वेजाइनल डिलीवरी के लिए प्रेफरेबल मानी जाती है, वो होती है उसकी इनलेट कैसी, राउंडेड शेप में, वेजाइनल डिलीवरी के लिए वह जो सही मानी जाती है। आउटलेट कैसी होती है, वाइड में। एंथ्रोपॉइड जो कि 25% होती है और ओवल शेप इनलेट रहेगी इसकी। जो यहाँ पर सब प्यूबिक एंगल है वो होता है स्लाइटली नैरो। क्या है, स्लाइटली नैरो। और एंड्रॉइड जो 20% होती है, ट्रायंगुलर और हार्ट शेप इनलेट रहेगा इसमें। प्लेटोप्लॉइड जो कि रेयरली रहती है, और ऐसी डिलीवरी में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होना है जो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर क्योंकि जो इनलेट है कैसी होती है, ट्रांसवर्सली ओवल शेप में। तो यहाँ पर गायनेकॉइड क्या है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे फेवरेबल कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट वन, इफ कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज ग्रीन दैट इंडिकेट्स। तो यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, नॉर्मल क्लियर कॉन्साइज कलर का होता है, और यदि इसका कलर कैसा हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो क्या कहलाएगा, फीटल डिस्ट्रेस, हाइपरटेंशन, पोस्ट मैच्योरिटी या प्री मैच्योरिटी। तो यहाँ पर यदि फीटल जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका कलर कैसा हो जाए, ग्रीन, तो ये होता है फीटल डिस्ट्रेस। ग्रीन मतलब बच्चा क्या है, मेकोनियम स्टेन कर गया, एस्पिरेट कर गया। गोल्डन हो जाए तो RH इनकम्पेटिबिलिटी। रेड हो जाए मतलब कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो गई है। ग्रीनिश येलो क्या हो जाए, यदि यहाँ पे जैसे डायरेक्ट ग्रीन कहा है, यदि ग्रीनिश येलो हो जाए तो पोस्ट मैच्योरिटी है। ब्राउन हो जाए या टोबैको जूसी हो जाए मतलब फीटस की डेथ है जो अंदर यूट्रस में ही हो गई, इंट्रा यूट्राइन डेथ। नेक्स्ट इज हाई फाइबर डाइट सजेस्ट फॉर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। तो हाई फाइबर डाइट है यदि कॉन्स्टिपेशन के मरीज को सजेस्ट की जा रही है, तो इसका रीज़न क्या होगा, इट इंक्रीजेज इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी, इट डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी, इट वर्क्स एज डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर नन ऑफ दीज। जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है डॉक्टर उसको कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए, हाई फाइबर्स डाइट लीजिए। तो यहाँ पर उसका रीज़न ये होता है कि इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, इंक्रीज़ की जाएगी इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी, और जो भी स्टूल है उसको क्या किया जाएगा, लिक्विफाइड करके बाहर बॉडी से फ्लश्ड आउट किया जाएगा। तो ये क्या करेगा, इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी को बढ़ावा देने का काम करेगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फूड बॉर्न डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सी डिसीज है जो डेवलप होगी, अमीबियासिस, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन या फिर स्कैबीज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के से है जो रिसेंट में अभी मैंने 2-3 क्लास जो हुई हैं उसमें आपको बताया है कि जो एक ब्रेन ईटिंग अमीबा, क्या है, एक जो ब्रेन ईटिंग अमीबा
ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण अभी केरला में हाल फिलहाल में 3 बच्चों की डेथ हुई है। किसकी? 3 बच्चों की डेथ हुई है ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण। तो यहाँ पर जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, क्या है? ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में जैसे यहाँ तो पूछा प्रोटोजोआ के कारण, लेकिन जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है इसके कारण अभी रिसेंट में केरला में है जो क्या हुई है? डेथ हुई है। इसको प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस के नाम से है जो जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कौन से हैं? तो वो होगा अमीबियासिस। डिसेंट्री तो यहाँ पे बैक्टीरिया के थ्रू हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन स्कैबिज ईचमाइट के द्वारा होगा। तो यहाँ पर आपकी डाइट में फाइबर्स की कमी होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा आपको। तो यहाँ पर जो प्रोटोजोअल डिसीज़ है वो होगी ओनली अमीबियासिस। ब्रेन ईटिंग अमीबा एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। इसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। एग्जाम में इसका यदि अदर नाम करके पूछें तो आपको याद रखना है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। क्लियर? नेक्स्ट वन, विच ऑर्गन द ह्यूमन बॉडी ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। तो एक ही ऑर्गन है हमारे शरीर में जो फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। लिवर, लंग्स, किडनी या पैंक्रियास। तो ये काम कौन करेगा? ये काम एक ही ऑर्गन कर पाता है, वो है लिवर। इसीलिए कहते हैं कि यदि आपकी उम्र अब 25 हो रही है तो आप कोलेस्ट्रॉल डाइट है थोड़ा सा कम लेना स्टार्ट कीजिए, या फिर कम से कम खाइए, क्योंकि वो तो वैसे ही आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके जमना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। यदि फीटल मेम्ब्रेन को आर्टिफिशियली रप्चर किया जाता है तो ये क्या कहलाएगा? एंजियोप्लास्टी, एमनियोटॉमी, वेजाइनल इंड्यूस्ड या फिर एमनियोसेंथेसिस। एमनियोसेंथेसिस तो एस्पिरेट किया जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड टेस्टिंग के लिए। वेजाइनली इंड्यूस्ड में सपोजिटरी यूज़ की जाती हैं, लेकिन फीटल मेम्ब्रेन को रप्चर करने की बात की जा रही है तो वो कहलाती है एमनियोटॉमी। क्या कहलाती है? एमनियोटॉमी। नेक्स्ट वन, व्हेन परफॉर्मिंग कोलोस्टोमी इरिगेशन द नर्स इंसर्ट द कैथेटर इनटू द स्टोमा अप टू। तो जब भी कोलोस्टोमी इरिगेशन किया जा रहा है तो नर्स है जो कैथेटर इंसर्ट करती है स्टोमा से कहाँ तक करना है? 2 सेंटीमीटर, 5, 10 या 15। तो यहाँ पर कितना करना है आपको? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए इसका रेशनल भी दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर इज फार इनफ टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इनटू द बाउल। इंटेस्टाइन में डायरेक्ट है जो फ्लूइड इंसर्ट करने के लिए, फ्लो करने के लिए 10 सेंटीमीटर ठीक है। 5 सेंटीमीटर किया तो इनएडिक्वेट फ्लूइड लेके जाएगा और लीकेज होगा, बैक साइड है जो कैथेटर में ही वापस आएगा। 15 किया तो म्यूकोसा में ट्रॉमा हो सकता है, ज़्यादा इंसर्ट हो जाएगा। इवन यहाँ पर तो यहाँ पे एक जो एग्जैक्ट रेंज है वो कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। इवन 8 में भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, 7 तक फिर भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जब आपको 7 नहीं है तो आप 10 को मार्क्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज NSB इज वन ऑफ द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल वेयर NSB स्टैंड फॉर। NSB का मतलब होता है नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी। क्या है? नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड होती है वैसेक्टोमी, जिसमें वास डिफरेंस को कट करके क्या कर दिया जाता है? टाई अप किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यदि इसका वास डिफरेंसेस कट हो गया है तो यदि आफ्टर दैट वैसेक्टोमी के यदि पर्सन इंटरकोर्स करता है तो क्या एजाकुलेशन के दौरान सीमेन बाहर नहीं आएगा? सीमेन बाहर आता है, स्पर्म बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि वास डिफरेंसेस के थ्रू ही स्पर्म क्या होते हैं? बाहर आते हैं। लेकिन वास डिफरेंस को कट करके क्या कर दिया जाता है? टाई अप किया जाता है। जितने भी स्पर्म बनते हैं वहीं पे क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नॉर्मल MUSE इन द चिल्ड्रन, न्यूबॉर्न बेबी। मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस नॉर्मल बेबी में कितना होगा? 12 to 16, 9 to 11, 16 to 17 या फिर 20 to 21। तो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस होता है नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में 9 to 11 तक। यदि ए कम है मतलब बच्चे को क्या डेवलप हो रहा है? माल न्यूट्रिशन। क्या है? माल न्यूट्रिशन। चेक कहाँ से करते हैं? लेफ्ट अपर आर्म। यहाँ पर यदि मेजर करने को कहा जाए तो लेफ्ट अपर आर्म से मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। MUSE न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए किया जाता है। साके टेप यूज़ किया जाता है यहाँ पर
एवरेज बर्थ के टाइम पर 9 से 11 तक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का MUAC कंसीडर किया जाता है। 1 साल में 12 से 16 होगा। फिर 1 साल से लेके बच्चे में जो 5 साल की उम्र तक है तो एक कांस्टेंट वे पे चलता है, 16 से 17 1 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस होगा। फिर 12 साल से के बाद 17 से 18 होगा, फिर 15 के बाद 20 से 21 होगा और इवन एडल्ट एज तक ही सेम रहता है। यदि 12.5 से भी कम आता है मतलब बच्चा क्या है, सीवियरली मालनरिश्ड है। येलो लाइन आती है मतलब 12.5 टू 13.5 मतलब बॉर्डर लाइन पर है। ग्रीन है मोर देन 13.5 मतलब नॉर्मल है। तो ये साके टेप है जो कि माल न्यूट्रिशन को MUAC चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज मोस्ट कॉमन कॉज। तो अबॉर्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक दिन एक सेपरेट क्लास है जो की जाएगी अबॉर्शन को लेके, क्योंकि अबॉर्शन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन है जो ज़रूर आते हैं। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मतलब सडन अबॉर्शन का रीज़न हो सकता है जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट, और ये जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन, नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन टू एन एडल्ट क्लाइंट, विच इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन। यदि किसी मरीज को इंसुलिन दिया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। किससे? सबक्यूटेनियस रूट से। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कि एडमिनिस्टर बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होल्डिंग एट द निडल 90 डिग्री, तो ये नहीं, क्योंकि सबक्यूटेनियस देना है। दूसरे में जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर कहा है, तो जेट ट्रैक मेथड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में यूज़ की जाती है। जो भी मेडिकेशन इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, टिश्यू में लीक हो सकती हैं उनके लिए, जैसे कि आयरन इंजेक्शन हो गए, हेलोपेरिडोल हो गई, इस तरीके की ड्रग्स, मलेरिया की ड्रग हो गई। अब है यहाँ पर यूज़ अ 2 इंच 27 गॉज निडल एट अ 90 डिग्री एंगल इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि 2 इंच है जो 2 इंच 27 गॉज निडल 90 डिग्री का एंगल सबक्यूटेनियस टिश्यू में आपको क्या करना है? इंजेक्ट करना है। नेक्स्ट वन, व्हेन RH नेगेटिव फीमेल डिलीवर अ बेबी सी शुड रिसीव एंटी गामा ग्लोबुलिन विद इन। यदि कोई फीमेल है जो बेबी को डिलीवर करती है, RH नेगेटिव फीमेल है, तो उसको एंटी गामा ग्लोबुलिन कितने घंटे के अंदर रिसीव करना है? विद इन 72 आवर, 48 आवर, 24 आवर या फिर 1 आवर के अंदर। तो यदि कोई लेडी क्लाइंट है जो इसकी डिलीवरी हो गई है 72 घंटे के अंदर, उसको एंटी गामा ग्लोबुलिन है जो एडमिनिस्टर किया जाना है। कितने? 72 घंटों के अंदर। नेक्स्ट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड। ड्रॉपलेट का मतलब जो छींकने खांसने से फैलने वाला इन्फेक्शन है वो कौन सा होगा? कफिंग होगा, टच से होगा, यूटेंसिल से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड होगा छींकने से, खांसने से, स्पिटिंग करने से किसी के भी आसपास। तो वो यहाँ पे आंसर क्या होगा? कफिंग। क्या होगा? कफिंग, खांसने से। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो यदि एंडोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड पूछें तब कहना है क्या? थायराइड। यदि यहाँ पर लार्जेस्ट एंडोक्राइन पूछें तो आपको कहना है क्या? थायराइड। यदि नॉर्मली ग्लैंड पूछें तो लिवर। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन पूछें तो स्किन। नेक्स्ट वन, द बेस्ट मेथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंज। तो सिरिंज के लिए बेस्ट मेथड क्या होगी? ऑटोक्लेव, बॉइलिंग, हॉट एयर ओवन या फिर रेडिएशन। तो सिरिंज स्टरलाइजेशन के लिए सबसे अच्छी मेथड होगी हॉट एयर ओवन। कौन सी? हॉट एयर ओवन। नेक्स्ट वन, सडनली वॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स इन चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सडन वॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल इन चिल्ड्रन क्या यूज़ किया जाएगा? पाइका, टिक सिंड्रोम, इकोलेलिया या फिर इकोपेरेक्सिया। क्या वर्ड यूज़ करेंगे आप? रिपीटेटिव मूवमेंट यदि बच्चे में होते हैं क्या वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाएगा? इकोलेलिया का मतलब होता है कि जो भी बोल रहे हैं उसको रिपीट करना। क्या है? जो भी बोल रहे हैं उसको रिपीट करना। तो यहाँ पर वो क्या होगा? इकोलेलिया। अब यदि यहाँ पे पूछा जाता है पाइका, पाइका का मतलब होता है नॉन ईटेबल सब्सटेंस को खाना, जो
खाने लायक नहीं है उनको खाना होगा। यहाँ पर ये कहलाएगा आपका टिक सिंड्रोम। क्या होगा? टिक सिंड्रोम। बच्चों में पूछा है क्योंकि क्या कहलाएगा? टिक सिंड्रोम। इकोपायरेक्सिया का मतलब भी होता है कि इमिटेट करना। जैसे इको ले लिया मैंने कहा, जो सामने वाला बोल रहा है, यहाँ पर स्पीक करना, रिपीटेटिव स्पीक करना। यहाँ पर आपको रिपीटेटिव जो बॉडी मूवमेंट है वो करना, इमिटेट करना है, लेकिन इमिटेट बॉडी मूवमेंट। लेकिन यहाँ पर रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल इन चिल्ड्रन, तो वो कहलाता है टिक सिंड्रोम। क्या होगा? टिक सिंड्रोम। नेक्स्ट था द प्राइम मिनिस्टर चाणक्य विच किंग। तो जो चाणक्य थे, कौन से राजा के दरबार के मिनिस्टर थे? प्राइम मिनिस्टर चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या फिर नन ऑफ दीज। प्राइम मिनिस्टर चाणक्य किस राज्य दरबार में पीएम थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इसके चंद्रगुप्त मौर्य के। इसकी एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आई हुई थी, अभी वो चैनल तो बहुत साल पहले बंद हो गया, आई थिंक 2010 के आसपास। आप लोग चाहें तो यूट्यूब में आपको मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी है, वो कुछ सीखने लायक ही आपको मिलेगा। चाणक्य। नेक्स्ट वन, पीएच ऑफ ब्लड इज द रेंज ऑफ। तो ब्लड पीएच की रेंज कितनी होती है? सॉरी, पीएच है जो ब्लड का कितना होता है, सबको पता है 7.35 टू 7.45। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। ब्लड का पीएच याद रखना, यूरिन का रखना है, वेजाइनल का रखना है, वेजाइना का एसिडिक रेंज का होता है, एल्कलाइन का भी हो जाता है, दोनों की उसमें रहेगा, मोस्टली एसिडिक नेचर का रहता है। नेक्स्ट वन, टीबिया इज एक्सपेंडेड एट द लोअर एंड एंड ऑफर्स अ बियरिंग सरफेस टू विच वन। टीबिया है जो क्या करेगी? लोअर साइड क्या होगी? थोड़ी झुकी हुई रहेगी। किस बोन के लिए? कैल्सिनियस फीमर या फिर टेलस। तो ये जो झुकती है टेलस बोन के लिए। किसके लिए? टेलस बोन के लिए। देखिए यहाँ पर कैल्सिनियस तो बैक साइड रहेगी, ये यहाँ पे टीबिया थोड़ी सी आके झुक रही है। तो किसके लिए झुक रही है? ये झुक रही है टेलस बोन के लिए। नेक्स्ट वन, द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस, सबको पता है, सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये कहाँ पे होता है ईयर में। तो यहाँ पे आपका आंसर भी क्या होगा? ईयर। कान हमारे सुनने के अलावा शरीर के बैलेंस को बनाने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से। क्वेश्चन पेपर में आप देखिए, जैसा इन्होंने कहा है कि 25 क्वेश्चन आपके एनाटमी से हैं, तो आपको काउंट करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन एनाटमी से यहाँ पे इन्होंने ऐड किए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट इन लिगामेंट ऑफ थ्रेड्स। तो कहा क्या है? गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन, जेजुनल जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन या फिर कोलोरेक्टल जंक्शन। तो यहाँ पर लिगामेंट ऑफ थ्रेड्स रहते हैं ड्यूडेनो जेजुनल जंक्शन, जो ड्यूडेनम और जेजुनम के बीच का पार्ट है, वहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिगामेंट ऑफ थ्रेड्स। क्या है? लिगामेंट ऑफ थ्रेड्स, ड्यूडेनम और जेजुनम के बीच में। नेक्स्ट वन, द बेस्ट मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू स्टरलाइज अ कैथेटर। तो कैथेटर के स्टरलाइजेशन में बेस्ट मेथड होगी यहाँ पर कौन सी? ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव को सबसे बेस्ट मेथड में कंसीडर किया जाता है हॉस्पिटल के लिए। जो चीज़ें बॉइलिंग से, रेडिएशन से, किसी से भी नहीं मरती हैं, वो ऑटोक्लेव से बैक्टीरिया के स्पोर्स भी मर जाएंगे। बॉइलिंग, फ्यूमिगेशन, रेडिएशन। ओटी को फ्यूमिगेट किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड गैस से। जो बेस्ट मेथड होगी कैथेटर स्टरलाइजेशन के लिए, वो होगी रेडिएशन। क्या होगी? रेडिएशन। नेक्स्ट वन, मिल्क इजेक्शन इज ड्यू टू। तो मिल्क को इजेक्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसको कहा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। और लेट डाउन रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स भी पूछ सकते हैं। पीपीएच को मैनेज के लिए यदि पूछे तो भी ऑक्सीटोसिन हो गया आपका। प्रोलैक्टिन को कहा जाता है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन, जो कि यदि नॉर्मल वे में सीक्रेट होता है, तो जो पीरियड्स वगैरह आ रहे हैं, एक ह्यूमन बॉडी जो फीमेल में रिप्रोडक्टरी हार्मोन पूछा जाए तो होता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट वन,
विच सिटी इज़ कॉल्ड ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की ब्लू सिटी कौन सी है, तो वो होती है जोधपुर, क्योंकि वहाँ पे जो घर आप देखना ब्लू कलर के कलर्ड रहते हैं मोस्ट ऑफ दी हाउस, इसीलिए उसको कहा जाता है ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। पिंक सिटी जयपुर कहलाती है। और सिलिकॉन सिटी पूछे तो वो है बेंगलोर। नेक्स्ट वन, द हार्मोन पैंक्रियोजाइमिन एंड सीक्रेटिन आर सीक्रेटेड बाय ऑर्गन ह्यूमन बॉडी। तो पैंक्रियोजाइमिन और सीक्रेटिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, अपेंडिक्स या फिर लीवर। अपेंडिक्स कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करती है। तो यहाँ पर जो पैंक्रियोजाइमिन और सीक्रेटिन इन दोनों को रिलीज करता है कौन, ड्यूडेनम। कौन करेगा, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर किसका सिंथेसाइजेशन हुआ, लिपिड का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन का। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेल्स का पार्ट है और ये क्या किसका सिंथेसाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का। नेक्स्ट वन इज, एक यहाँ पे आपको मैथ का क्वेश्चन है। 7,000 bricks were buy for ₹5,780. Cost transportation construction site was ₹765 per 1,000 bricks overall cost। यहाँ पर 7,000 ईंटों की कीमत 5,780 रुपये है। 765 रुपये उसके कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट में लग गए। तो 1,000 ईंटों की जो प्राइस है वो कितनी होगी, तो निकल के आएगी आपकी 935 रुपये। कितनी, 935 रुपये। इसको आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना। फिर है यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, हु इज़ द फर्स्ट रेसिपिएंट इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन 2015। तो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड है 2015 में तमिलनाडु सरकार ने किसको दिया था, प्रोफेसर मुस्तंग वर्मा, N बालारमठी, ज्योतिर्मयी गौतमन, TK अनुराधा। तो यहाँ पर जो APJ अब्दुल कलाम है, क्या है, APJ अब्दुल कलाम अवार्ड है यहाँ पर, ये किसको दिया गया था, तो यहाँ पर ये दिया गया था APJ अब्दुल कलाम दिया गया था N बालारमठी को। और ये जो अब्दुल कलाम अवार्ड है ये दिया जाता है रिसर्च के फील्ड में, साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में। 2023-24 में मिला है ये सबसे पहले यातिन बत्रा को। किसके लिए, यातिन बत्रा को। 2023 में मिला है मिसेस मधु जैन को। 2023 में मिला था ये मिसेस मधु जैन को, जो कि IIFL फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन लीडर का जो अवार्ड है यहाँ पर, प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये दिया गया था किसके लिए, मिसेस मधु जैन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज द टाइफॉइड। तो टाइफॉइड के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है, एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट तो एड्स के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है। क्या होगा यहाँ पर, ये होगा बिडाल। क्या होगा, बिडाल टेस्ट। नेक्स्ट वन, ह्यूमन सेल कंटेन हाउ मैनी जीन्स। तो ह्यूमन सेल्स में कितने जीन्स होते हैं, 1,000, 10,000, 1,00,000 या 10 लाख। तो ह्यूमन सेल्स में कितने जीन्स होंगे, 1,00,000, कितने, 1 लाख। नेक्स्ट वन, विच इज़ द नंबर दैट व्हेन स्क्वायर्ड इज 1/3 इट्स क्यूब। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, व्हेन स्क्वायर्ड इज 1/3 क्यूब बन जाएगा, तो होगा थर्ड। कौन सा, 3 नंबर। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड है चिकन पॉक्स, नर्स विल टीचिंग मदर टू यूज़। तो यदि बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है तो माँ के लिए नर्स क्या टीच करेगी, समझाएगी। ओटमील बाथ फॉर सूथिंग एंड कैलामाइन लोशन, डाइफिनाइल हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड विथ कैलामीन लोशन, ओटमील बाथ फॉर हीलिंग, ओटमील क्लिनजिंग वॉर एंड कैलामाइन लोशन, या फिर अल्फा कैरी लोशन इन बाथ वाटर। चिकन पॉक्स वाले बच्चे में क्या होंगे, बॉडी पर छोटे छोटे दाने आएंगे, पॉप के वेसिकल्स बनेंगे। तो उसको ट्रीट करने के लिए
क्या दिया जाएगा, ओटमील बाथ। क्या होगा, ओटमील बाथ है जो यहाँ पे दिया जाएगा। तो ओटमील बाथ में है जो क्या जाता है कि जो ओट पाउडर होता है, फाइन पाउडर है जो, वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इस ओटमील बाथ से के साथ साथ कैलामाइन लोशन भी यूज़ किया जाएगा स्मूथ बनाने के लिए बॉडी को, तो वो होगा ओटमील बाथ विथ कैलामाइन लोशन। नेक्स्ट वन, विच चाइल्ड एज कैन यूजुअली डायग्नोस्ड ऑटिज्म। ऑटिज्म है जो किस उम्र के बच्चे में डायग्नोस होगा, ऑटिज्म मतलब बच्चा बोलेगा नहीं, 1 मंथ, 2 मंथ, 2 ईयर या 14 ईयर में। तो अकॉर्डिंग टू एज दी गई है, जनरली 3 ईयर होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के 3 साल, 2 साल में। कब, 2 साल में। यदि बच्चा 2 साल तक ही क्या है, ऑटिज्म है उसको, तो क्या किसमें ऑटिज्म होगा, तो बोलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा, तो क्या होगा, ऑटिज्म। नेक्स्ट वन, सिक टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई द इम्यूनिटी स्टेटस अगेंस्ट। सबको पता है सिक टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया के लिए। किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट है जो किया जाता है। नेक्स्ट है, फ्लोइंग डे इज ऑब्जर्व द वर्ल्ड वाइड। अभी रिसेंट में एक नया डे जोड़ा गया है, अभी रिसेंट में हाल फिलहाल में एक नया डे जोड़ा गया है, उसको आपको याद रखना है। 25 जून को है जो, 25 जून को क्या डिक्लेयर किया गया है, संविधान हत्या दिवस। यहाँ पे मैं आपको ऐड कर देती हूँ, 25 जून को ऐड किया गया है संविधान हत्या दिवस। ये अभी हाल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट में बताया गया है, 25 जून को, याद रखना है आपको। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फ्लाइंग डे कब होता है, 3 मार्च को। कब, 3 मार्च को। लेकिन संविधान हत्या दिवस यदि पूछा जाए तो याद रखना 25 जून को। जैसे 21 जून को आपने याद रख लिया क्या होता है, योगा डे, वैसे ही 25 जून को याद रखना है संविधान हत्या दिवस। नेक्स्ट वन, वाइल इज स्टोर्ड इन। वाइल का स्टोरेज कहाँ पे होता है, लिवर, किडनी, पैंक्रियाज या फिर गॉल ब्लैडर में। तो बाइल का स्टोरेज कहाँ पे होगा, तो बाइल का स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। प्रोड्यूस कौन कर देगा भाई इसको, लिवर, स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में जाके। नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ फ्रैक्चर विच अकर्स ओनली इन चिल्ड्रन। बच्चों में होने वाला फ्रैक्चर कौन सा है, कूलिस, ग्रीन स्टिक, पैथोलॉजिक या फिर नन ऑफ दीज। कूलिस फ्रैक्चर जनरली जो एज्ड पर्सन होते हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ग्रीन स्टिक बच्चों में होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आंसर होगा आपका क्या, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है एटलीस्ट 2 वीक्स का। कितना, 2 हफ्ते या फिर 15 दिन, 14-15 दिन। नेक्स्ट है यहाँ पर ओरिजिन ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, बॉडी ऑफ इस्चियम, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, इलियक क्रेस्ट या फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस। बताइए आप लोग भी। हैमस्ट्रिंग मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स में इंजरी बहुत कॉमन देखने को मिलती है। जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं जनरली थाई के यहाँ पे हिप और नी के बीच में रहती हैं। जनरली पोस्टीरियर थाई मसल्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि इन मसल में स्ट्रेन हो गया है, खिंचाव हो गया है। थाई के नीचे जो मसल्स हैं कहती हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स, और इनका जो ओरिजिनेशन होता है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी से। कहाँ से, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी से। नेक्स्ट वन है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी। यदि मरीज को एपिलेप्सी हुई है तो पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रोटेक्ट द पेशेंट, क्लियर द एयरवे टू प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट या फिर गिव मेडिसिन। यदि आपको मैं बता दूं, यदि आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपका ये होगा कि प्रोटेक्ट द एयरवे। मैं आपको बता दूं, यदि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको तो आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। एपिलेप्सी वाले मरीज में आपको कभी भी एयरवे पहले चेक नहीं करना है। यहाँ पे मरीज को प्रोटेक्ट करना है इंजरी से, कि आसपास कुछ ऐसा ना रखा हो कि जिससे लग पड़ जाए उसको तो और लेने के देने पड़ जाए। ऐसे केस में उसको प्रोटेक्ट करना है। हाँ, और यदि आपको दूसरे केस में पूछा जाए, बर्न हो, कार्डियक हो, रेस्पिरेटरी वाला मरीज हो, तब आपको पेटेंट एयरवे पे काम करना है। एंड देन आफ्टर द सर्कुलेशन, ये चीज़ें याद रखें, सर्कुलेशन भी है ऑप्शन में और एयरवे भी है और इंजरी से भी प्रोटेक्ट करना है। तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन आप डिसाइड कीजिए। यदि एपिलेप्सी या सीजर वाला है तो इंजरी से प्रोटेक्ट करेंगे,
यदि मरीज कोई अदर केसेस वाला है, अब आपको सर्कुलेशन भी है ऑप्शन में और एयर वे भी है। पहले सांसों को बचाइए, आफ्टर दैट आप सर्कुलेशन को बचा पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यदि प्रायोरिटी बेस्ड में आते हैं तो इस तरीके से आप याद रखें। नेक्स्ट वन है यहाँ पर LCM and HCF of 2 number and 150 and 5 respectively found another number if one number is 25 is। तो LCF और HCF दो नंबर है, 150 और 5। LCM 150 है और HCF 5 है। तो जो तीसरा नंबर कौन सा होगा, 30, 24, 28 या फिर 20? तो होगा आपका 30, वो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडियन रिसीव द नोबेल प्राइज हु वॉज द फर्स्ट। तो पहला नोबेल प्राइज़ किसने जीता था? मदर टेरेसा ने, CV रमन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने कि अमर्त्य सेन ने? तो पहला नोबेल प्राइज़ विनर थे भारत में कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट वन, अ प्रेग्नेंट वुमेन इज न्यूट्रिशनल प्लानिंग शुड इंक्लूड। तो प्रेग्नेंट वुमेन की जो डाइट है उसमें कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए? डिक्रीज 800 कैलोरीज पर डे, घटा देंगे तो भाई बच्चा जच्चा दोनों को प्रॉब्लम होगी। डिक्रीज इन फैट एंड प्रोटीन कंजप्शन, प्रोटीन तो हाइट दिया जाता है। डिक्रीज इन कार्ब कंजप्शन, ये भी ठीक ठाक दिए जाते हैं। यहाँ पर कैलोरी को बढ़ाया जाएगा। यदि माँ लैक्टेटिंग है तब 500 कैलोरीज बढ़ाना है, यदि माँ प्रेग्नेंट है तो 350 कैलोरीज पर डे के हिसाब से आपको बढ़ा के उसकी डाइट में आपको देना होगा। नेक्स्ट वन, एब्रप्ट विड्रावल फ्रॉम बारबिचुरेट कुड कॉज अ पर्सन टू एक्सपीरियंस। यदि कोई मान लीजिए किसी पर्सन को बारबिचुरेट दिए जा रहे हैं, ड्रग दी जा रही है, अचानक से सडनली स्टॉप कर दी जाए, धीरे धीरे वो विदाउट डॉक्टर की परमिशन के जितने भी एंटी साइकोटिक ड्रग हैं स्टॉप नहीं की जाती, सडनली बहुत भयानक विड्रावल सिम्टम कॉज कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बारबिचुरेट के कारण जो विड्रॉ करने के कारण जो एक्सपीरियंस होगा मरीज को, क्या होगा? सीजर, अटैक्सिया, डायरिया, अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया का मतलब होता है बॉडी में इचिंग टाइप होना, हे फीवर में या कुछ आप खा लो एलर्जिक तब होगा। डायरिया होगा कि अटैक्सिया होगा। एब्रप्टली सडनली स्टॉप करने से बारबिचुरेट या एंटीसाइकोटिक सीजर्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किसके? सीजर्स आने के। नेक्स्ट वन, द क्लाइंट हु शुड गेट प्रायोरिटी इन नर्सिंग केयर इज़ द वन विथ। यहाँ पे देखिए 4 टाइप के मरीज दिए गए हैं, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? फ्रैक्चर्ड पटेला को, एब्डोमिनल वुंड, हेड इंजरी या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाले को। तो प्रायोरिटी बेस्ड में यदि पूछें कि 4 तरीके के मरीज हैं, प्रायोरिटी किसको देंगे आप? तो आपकी यहाँ पर प्रायोरिटी पहले तो होगी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाले को, देन आफ्टर हेड इंजरी को, फिर एब्डोमिनल वुंड, देन फ्रैक्चर वाले को। फ्रैक्चर वाले में यदि ब्लीडिंग हो रही है तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बाद ओपन फ्रैक्चर वाले को देंगे, ब्लीडिंग को स्टॉप करना है क्योंकि। तो यहाँ पर प्रायोरिटी बेस्ड में आए तो फर्स्ट क्या हो गया आपका? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट वन, एक और है आपका जो मैथ से 25 नंबर का सेक्शन जीके जीएस मैथ इंक्लूड होनी है, वो यहीं पर ऐड भी किए गए हैं। अरमानंद आनंद अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टिंग 8,000 and 10,000 respectively. They earned a profit of 9,000 in the business. What was the share of आनंद? तो अरमान और आनंद, यहाँ पर सॉरी ये अरमान और आनंद है। तो यहाँ पर इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 8,000 और 10,000 दोनों ने से लगाए हैं। अरमान ने 8,000, आनंद ने 10,000। अब यहाँ पर 9,000 प्रॉफिट अर्न हुआ है इन दोनों के 18,000 से। तो आनंद का प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि आनंद ने कितने लगाए हैं? 10,000 लगाए हैं, अरमान ने 8,000 लगाए हैं। तो आनंद का प्रॉफिट होगा 5,000। कितना? 5,000। अगले में पूछा है कि लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा बीच कौन सा है? कन्याकुमारी, मरीन बीच, कोवालम या फिर सिल्वर बीच। लॉन्गेस्ट बीच है कौन सा? मरीन बीच। नेक्स्ट वन, मैक्रोफेज सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मैक्रोफेज सेल्स कौन सी हैं? माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट, न्यूरल्जिया, ओलिगोडेंड्रोजिया। तो मैक्रोफेज सेल्स हैं CNS की माइक्रोग्लिया। क्या है? माइक्रोग्लिया। एक और आपका नॉन नर्सिंग क्वेश्चन है यहाँ पर कि 95% स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द स्कूल एंड 18 स्टूडेंट आर एब्सेंट, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज। यदि 95% स्टूडेंट प्रेजेंट है जिसमें से 18 स्टूडेंट एब्सेंट हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? 500, 450, 400 या 360।
तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट होंगे आपके 360, कितने 360। नेक्स्ट है हेमरॉइड रिजल्ट फ्रॉम, तो हेमरॉइड किसके कारण होगा? कॉन्स्टिपेशन से, डायरिया, एक्सरसाइज या हाई कैलोरी डाइट से। एक्सरसाइज करेंगे तो चांस कम होंगे, डायरिया तो लूज मोशन नहीं हो गया तो हेमरॉइड होने का चांस ही नहीं है। होता है किससे? कॉन्स्टिपेशन से। लॉन्ग टाइम तक किसी भी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है तो हेमरॉइड और पाइल्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेग मेन कॉज, तो प्लेग का मेन कॉज क्या है? प्लेग एक्चुअल में होता कैसे? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जो चूहे हैं, चूहे के यूरिन फीकल मटेरियल होता है उससे होगा। तो अब इसके लिए जो मेन रीज़न होता है पास्ट्रेलिया पेस्टिस। क्या है? पास्ट्रेलिया पेस्टिस। नेक्स्ट वन, सार्कोमियर रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन, ए क्वेश्चन DSSB में भी पूछा जा चुका है। सार्कोमियर है जो मायोफाइब्रिल और किसके बीच का हिस्सा है? A&H बैंड, AZ, AI या फिर 2J बैंड। सार्कोमियर में जो पोर्शन मायोफाइब्रिल पोर्शन है किसका? मायोफाइब्रिल का, किसके बीच का? 2Z बैंड के बीच का। नेक्स्ट है यहाँ पर इन प्रेगनेंसी द पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा इज नोन एज, तो पर्पलिश कलर की वेजाइनल म्यूकोसा होती है ड्यू टू द इंक्रीज वैस्कुलराइजेशन के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा? वो हैगर साइन, चैडविक, लेडेन गॉडल साइन, ये सभी प्रेगनेंसी के साइन हैं। कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वेजाइनल म्यूकोसा का कलर पर्पलिश कलर का होना ड्यू टू द इंक्रीज वैस्कुलराइजेशन के कारण वो होता है चैडविक साइन। क्या है? चैडविक साइन। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ द किडनी टेक्स प्लेस इन द, तो किडनी कहाँ पे होती है? सर्वाइकल रीजन में, थोरेसिक, लंबर या सैक्रल में। किडनी कहाँ पे होती है? सैक्रल रीजन में। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट ब्लड प्रेशर इज फाउंड टू बी वेरी लो फॉलोइंग अ स्पाइनल एनेस्थीसिया, दिस में बिकॉज स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो यहाँ पर यदि किसी मरीज को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो मरीज का BP लो होने के चांसेस रहेंगे, हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है ब्लड वेसल, डायलेट हुई है, इंक्रीज हुआ है यूरिन आउटपुट, डिक्रीज हुआ है। तो यदि ब्लड प्रेशर चेक किया आपने आफ्टर द स्पाइनल एनेस्थीसिया के तो मरीज का BP लो होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। साइड इफेक्ट भी कंसिडर किया जाएगा क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं क्या होंगी? डायलेट होंगी, मतलब ज़्यादा फ्लो की ज़रूरत पड़ेगी, वो प्रेशर क्या होगा? लो होगा। तो यहाँ पर रीज़न क्या होगा? डायलेट्स द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन, द फर्स्ट 3 days ऑफ वीक इज एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। पहले 3 दिनों तक हफ्ते में टेम्परेचर 27 डिग्री था। नेक्स्ट 3 days 29 डिग्री हो गया। ये वीकली 28.5 हो गया। तो लास्ट डे का कितना होगा? 31.5 सेंटीग्रेड, 42, 28 या 26। 42 तक तो नहीं जा पाएगा जो रेंज यहाँ पे बताई गई है। पहले 27 से 3 दिनों तक, फिर 29 से एवरेज 28.5 आएगा। लास्ट 7वें दिन कितना आएगा? तो होगा 31.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन, ऑब्लिटरेट अम्बिलिकल वेन इज कॉल्ड। ऑब्लिटरेट अम्बिलिकल वेन को क्या कहा जाता है? डक्टस, ओवल, लिगामेंटम एट्रियोसम, लिगामेंटम टेरेस या यूरेकस। ये चारों एग्जाम में आते हैं। ओवल भी आता है, आर्ट्रियोसम भी और टेरेस भी। तो अम्बिलिकल वेन का जो ऑब्लिटरेशन है कहलाएगा क्या? लिगामेंटम टेरेस। क्या होगा? लिगामेंटम टेरेस। नेक्स्ट है, नीडल मस्ट बी इंसर्टेड इनटू अ लंबर पंचर। तो लंबर पंचर में नीडल है कहाँ पे इंसर्ट की जाती है? L4 to L5 के बीच में। इसमें L4 to L5 के बीच में सी सेप पोजीशन, एसिटिंग पोजीशन यूज़ की जाती है। CSF को बाहर निकाला जाएगा टेस्टिंग के लिए। तो जो यहाँ पे जगह यूज़ की जाती है वो होता है सब आर्कनॉइड स्पेस। कौन सा? सब आर्कनॉइड स्पेस L4 to L5 के बीच में। नेक्स्ट वन, इन ब्लड नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट। तो रेटिकुलोसाइट काउंट होता है 1 से 2% तक। कितना? 1 से 2% तक। यहाँ पे आपको WBC, RBC, प्लेटलेट्स की वैल्यू है जो पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे जो रेटिकुलोसाइट काउंट पूछा गया है कितना होता है? होता है 1 से 2% तक। जो इमेच्योर RBC है उनको कहा जाता है रेटिकुलोसाइट। क्या है? इमेच्योर RBC। नेक्स्ट वन, डीप फैसिया विच कवर्स द थाई इज कॉल्ड।
तो ये कहलाता है फेसियलेटा। क्या है ये? फेसियलेटा। नेक्स्ट वन ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स विच इज़ द, यहाँ पे ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स कौन सा है? स्टम्बल, गैलोपिंग, मास या फिर प्लेंटर रिफ्लेक्स। ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स आप लोग भी अपना आंसर बताइए क्योंकि 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। जो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स है यहाँ पर वो कौन सा है? ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स होते हैं अनकॉन्शियस मोटर रिफ्लेक्स। क्या अनकॉन्शियस मोटर रिफ्लेक्स? वो है यहाँ पर मास रिफ्लेक्स। कौन सा? मास रिफ्लेक्स। डिप्रेशन के सिम्टम पूछे हैं तो डिप्रेशन में थिंकिंग तो आपकी जाएगी, साइकोमोटर एक्टिविटी भी जाएगी, डिप्रेशन मूड भी होगा, तो एट द लीस्ट क्या होंगे? सभी हो जाएंगे। मूड डिस्टर्ब होगा, वर्थलेसनेस फील करेंगे आप अपने को, हेल्पलेसनेस फील करेंगे, सुसाइडल आइडिया आएंगे। यदि सीवियर हो गया तो कुछ केसेस में लोग क्या कर जाते हैं? सुसाइड कर जाते हैं। अब पूछा है नंबर ऑफ लोब इन नॉर्मल किडनी। तो नॉर्मल किडनी में कितने लोब होते हैं? 2, 3, 5, 7। लीवर में लोब पूछ सकते हैं, लंग्स में पूछ सकते हैं। तो नॉर्मल किडनी में कितने लोब्स होते हैं? तो नॉर्मल किडनी के लोब्स यदि आपको पूछे जाएं तो कितने बताएंगे आप? तो नॉर्मल किडनी में यदि लोब्स की बात करें हम तो 5। कितने होंगे? 5। 2 पार्ट होते हैं कॉर्टेक्स, मेडुला। मेडुला में 8 से 18 पिरामिड्स होते हैं। तो यहाँ पर यदि 7 से 8 है जो रीनल लोब्स रहेंगे। कितने? 7 से 8 होते हैं, लेकिन एक आइडियल रेंज है जो 5 है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि 7 से 7 to 18 की रेंज होती है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर को आप थोड़ा सा अभी साइड में रखिए। जो मैंने 5 बताया हुआ है इसको मैं एक बार फिर से रीचेक करूँगी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि लार्जेस्ट नंबर दिए गए हैं 4, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर डिवाइजेबल कौन सा होगा इनमें से? तो वो होगा आपका 9960। क्या होगा? 9960। तो ये तो था भाई पेपर। जो भी लोग पेपर को चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे ही SMS जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। जो भी लोग BSF का पेपर दे रहे हैं, जेन्युइन ही लोग मैसेज करना, ऐसा नहीं कि मैम फ्री में पेपर दे रही हैं। तो आप हाँ पेपर यदि आप चाहते हैं तो पेपर आप में सबको है जो सर्कुलेट कर दूँगी, कोई बात नहीं। और जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं प्लीज़ बुक ऑर्डर कीजिए। आपको इससे अच्छी बुक तो अपकमिंग टाइम के एग्ज़ाम के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि इस बुक में आपके 6,500 से 6,000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। PDF भी आप ले सकते हैं। यदि जो लोग बुक नहीं लेना चाहते हैं और PDF में CHO NHM पेपर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। दोनों वे में आप है जो परचेस कर सकते हैं। कोई डाउट रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बुक यदि आप डायरेक्ट मुझसे नहीं लेना चाहते, फ्लिपकार्ट पे भी हमारा जो अकाउंट है मेडिकल एंड नर्सेस सब का, उससे भी आपको बुक है जो अवेलेबल हो रही है, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको बुक है जो प्रोवाइड करवाई जा रही है। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाएँ कि आपको फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करना है, डायरेक्ट मुझसे ऑर्डर करना है, दोनों डाउट मैं आपके क्लियर ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर।